तो यहाँ पे गामा जो है ये आपका वाई नहीं है, आपका गामा है। गामा इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस जे बीटा होता है, ठीक है। तो ये आपका अल्फ़ा प्लस जे बीटा होता है। तो अब यहाँ वैल्यू देखिए, सिंपल सी बात है कि हम निकालने क्या वाले हैं, हम आई आर की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो हमने आई आर की वैल्यू निकाल ली है अपन को, ठीक है। तो आई एस बाई आई आर आपका गामा अल्फ़ा प्लस जे बीटा होता है। तो आपने वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो क्या मिला आपको, आई एस बाई आई आर इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा प्लस जे बीटा इंटू एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे देखें तो आई एस बाई आई आर, आगे देखें तो आई एस बाई आई आर इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स। और आपका ये जो है ना, ये एंगल है, ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं है, ये आपका एंगल है, ये याद रखिए आप, ठीक है। वो मिसप्रिंट है, होता क्या है, नॉन टेक वाले टाइप जाया करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है, ठीक है, क्या कैसे है। तो ये आपका लेस एंगल ऑफ बीटा एक्स है, ठीक है। अब यहाँ से आपका आई आर आपको निकालना है, ठीक है। तो आई आर इक्वल टू क्या होगा, आई एस ई की पावर अल्फ़ा एक्स एंगल ऑफ माइनस बीटा एक्स। अच्छा ये कैसे हुआ, ये देख लेते हैं अच्छे से। चलिए देख लेते हैं फटाक से। अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि भाई जो आपका आई एस अपॉन में आई आर है इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए की पावर अल्फ़ा एक्स एंगल ऑफ बीटा एक्स। अब मुझे आई आर निकालना है, तो क्या होगा, आई एस इक्वल टू आई आर ए की पावर अल्फ़ा एक्स एंगल ऑफ बीटा एक्स। अब अगर आई आर मैं यहाँ से लिखूँ तो क्या होगा, ये आई एस अपॉन में ए की पावर अल्फ़ा एक्स एंगल ऑफ बीटा एक्स। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, आई आर इक्वल टू आई एस ए की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स एंगल ऑफ माइनस बीटा एक्स। तो क्या आप जानते हो कि भैया अगर ए की पावर एक्स है 1 में, तो ऊपर से क्या होता है, ये ए की पावर माइनस एक्स होता है। अच्छा किसी को ये भी ना पता हो तो वही बता देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए हल्का सा। देखिए अगर ए की पावर एक्स है, ठीक है, 1 में, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, 1 ए की पावर एक्स, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर माइनस एक्स से, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई विद ए की पावर एक्स। अब बेस सेम है तो क्या होगा, ये ए की पावर एक्स हो जाएगा और ये ए की पावर एक्स माइनस एक्स, ये 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ए की पावर 0 या किसी की पावर 0 होगी तो हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये 1 हो जाएगा नीचे वाला पार्ट, तो आपको क्या मिलेगा, ए की पावर एक्स मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस एक्स मिल जाएगा। ओके माइनस एक्स किया है ना, माइनस एक्स आपका ये, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स है, आप सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है, ऐसा है कि बच्चे कई टाइप के होते हैं ना भाई, मीडियम भी होते हैं, थोड़ा सा सबका माइंड सेम होता है, बस फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग को चीज़ें पहले से पता होती, कुछ लोगों को चीज़ें पहले से पता नहीं होती हैं। तो डिप्लोमा है, 10th के बाद ही लोग आ जाते हैं, तो इसलिए चीज़ें बताना ज़रूरी है। तो ये आपका ऐसे आ गया, तो आपने फाइनली ये निकाल लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये आपका लेस देन ग्रेटर देन नहीं, आपका एंगल का साइन होता है, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि इक्वेशन 6.6 से जो आपने अभी देखी, क्या है, इन सेंडिंग एंड से x यूनिट दूरी पर धारा का मान प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार x दूरी पर वोल्टेज d का मान वी आर इक्वल टू वी एस ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। अब ये आपका एंगल है, ठीक है, ये लेस देन ग्रेटर नहीं, आपका एंगल है माइनस बीटा एक्स होगा, ठीक है। तो हमने प्लॉट किया है आई एस और करंट और डिस्टेंस के बीच में, वोल्टेज और डिस्टेंस के बीच में, ये हमने प्लॉट किया। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, ये जो ग्राफ है यहाँ पर नीचे कैसे आ रहा है, मतलब कि ये जो ग्राफ है, एक मिनट रुकिए, ये जो आपका ग्राफ है, जस्ट वेट, जो आपका ये ग्राफ है ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऐसे क्यों आ रहा है उसको देख लेते हैं। अगर आपने पढ़ा हो मैथ में तो e की पावर x का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, और e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। x वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x आपका है डिस्टेंस, x क्या है आपका डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, जो आपकी करंट की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू वो कम होती जाती है। और ये होना ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है भाई, सिंपल सी बात है कि अगर आप वायर की लेंथ को बढ़ाओगे तो क्या होगा, वायर की लेंथ बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। रेजिस्टेंस वैल्यू क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हो
कि R जो होता है प्रोपोर्शनल टू L होता है। L बढ़ेगा तो आपका R बढ़ेगा, अगर आपका R बढ़ेगा तो आपका I क्या होगा, घटेगा। सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये ग्राफ आपको मिलना स्वाभाविक था कि ये आपका जनरेटर है, यहाँ से सोर्स यानी करंट आपकी यहाँ से चली और यहाँ से चलते चलते आगे बढ़ेगी तो वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी। वैसे आपका वोल्टेज के लिए भी जनरेटर है, ठीक है, यहाँ से होगा तो यहाँ से आपका वैल्यू कम होता जाएगा। तो ये उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, इन इक्वेशंस को प्लॉट किया गया है। यह कर्व लाइन में दूरी के साथ धारा वोल्टेज में एक्सपोनेंशियली क्या करती हैं, फॉल को प्रकट करती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आता समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ें। आपका नेक्स्ट पार्ट है कि कैलकुलेशन ऑफ कि ट्रांसमिशन लाइन का अभिलाषी प्रतिबाधा क्या होती है, प्रोपगेशन नियतांक क्या होता है, एटेन्यूएशन नियतांक क्या होता है, फेज नियतांक क्या होता है। यानी कि कैलकुलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, प्रोपगेशन कांस्टेंट, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। चलिए देखते हैं भाई कैसे करते हैं। तो हमने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन को उसकी प्राइमरी नियतांकों RLGC द्वारा एक वैद्युत तुल्य परिपथ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमने देखा है कि भाई अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है तो उसको हम उसके प्राइमरी कांस्टेंट मीन्स RLGC के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, कुछ आपका ऐसा सेटअप रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है, कुछ सेटअप ऐसा आपका रहता है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो 6.11 यानी 6.11 में आप अगर देखें तो ट्रांसमिशन लाइन के तुल्य परिपथ को सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अब सिमेट्रिकल टी क्या होता है, मुद्दा इस बात का है। तो 2 पोर्ट नेटवर्क चैप्टर 2 आप पढ़िए, वहाँ पे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अतः ट्रांसमिशन लाइन की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा ज्ञात करने हेतु अध्याय 2 चैप्टर 2 में प्रयोग सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। तो Z0 = √ZOC और ZSC क्या होता है, ये सब वहाँ बताया गया है, का प्रयोग करके अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। माना कि एक शॉर्ट लेंथ L ट्रांसमिशन लाइन को चित्र 6.11 में तुल्य परिपथ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चूँकि इस ट्रांसमिशन लाइन का प्रतिरोध R पर यूनिट लेंथ है, अतः इसका कुल प्रतिरोध R × L होगा। चलिए इस लाइन को समझते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे जो R का यूनिट होता है इसको हम ओम पर मीटर बोल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ओम पर मीटर यानी कि यूनिट लेंथ होती है। अब अगर देखा जाए तो R का जो मात्रक होता है एक्चुअल में होता क्या है, ओम ही होता है ना। अब यहाँ पे ओम पर मीटर है यानी कि ये R/L है। अब R/L है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको ओम मिल जाए, तो L मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको ओम मिल जाएगा। तो L से L आपका कैंसिल होगा, आपका R का मात्रक क्या रहेगा, ओम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे, इसका इसलिए कुल जो प्रतिरोध होगा क्या होगा आपका, सिंपली आपका हो जाएगा R × L हो जाएगा। कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमको अल्टीमेटली ओम पता करना है। इसी प्रकार L × I करेंगे और इसी प्रकार धारिता C × I करेंगे, C × L करेंगे और चालकता क्या होगी, G × L करेंगे। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। तो अब नेक्स्ट आता है, अतः सीरीज इम्पीडेंस, श्रेणी प्रतिबाधा। सीरीज इम्पीडेंस आपका है यहाँ पे दिया है ना, श्रेणी प्रतिबाधा, ये क्या होगा, Z1 = R + jωL × L। ये कैसे हुआ, अगर आप ध्यान दो तो सीरीज है ना, तो R/2 L/2 L/2 R/2 है। जब इनको आप ऐड करोगे, इसको आप इधर ला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ये सिंपल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपको नेटवर्क पता होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपने पढ़ा है तो आपको चीज़ें होंगी पता। तो R/2 है प्लस R/2 है, क्या आएगा आपका, R आ जाएगा सिंपली। L/2 है प्लस L/2 है, आपका क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। जब हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो क्या होगा, R + jωL। अब होता क्या है कि अगर प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट होता तो R1 + R2 सिंपली जोड़ते। अगर प्योर इंडक्टेंस वाला यानी कि अगर आपका प्रेरक होता तो L1 + L2 करते। यहाँ पे R और L का कॉम्बिनेशन है। तो आपने AC में पढ़ा होगा, AC सर्किट में, इलेक्ट्रिकल में, कि R + jωL या R + 1/jωC, ऐसे आप इसको ऐड कर देते हैं। तो ये आपका आ गया श्रेणी के लिए। अगर हम बात करें पैरेलल के लिए तो सिंपली आपको पता होगा कॉन्सेप्ट, अगर आपने पढ़ा होगा तो पैरेलल में होता क्या है, शंट में Z2 बोलेंगे आप। Z2 जो होता है 1/Y2 होता है। Y2 जो होता है यहाँ पे, इसको आप बोलते हैं एडमिटेंस। AC का कॉन्सेप्ट आ गया है पूरा प्योर AC सर्किट का। तो अगर दो चीज़ें पैरेलल में हैं
तो y जो होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, एडिशन होता है g और c का, g प्लस जे ओमेगा सी। अब ये जो y होता है ये z के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आप इसको ऐसे ले सकते हो, ठीक है, जे ओमेगा सी। तो ये आपका ऐसे कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो वही आपने यहाँ पे लिखा है। अब ये L कैसे आया, मैंने आपको बताया कि पर यूनिट लेंथ था पहले, आपने L मल्टीप्लाई किया तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फाइनली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब पहला आपका पॉइंट है अभिलाक्षणी प्रतिबाधा की गणना करना। मीन्स देखिए, अभिलाक्षणी प्रतिबाधा की गणना करना है आपको तो Z1 Z2 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। Z1 क्या है आपका सीरीज इम्पीडेंस है, Z2 क्या है आपका शंट इम्पीडेंस है। अच्छा, क्यों पता होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। एक सिमेट्रिकल टी सेक्शन की अभिलाक्षणी प्रतिबाधा निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अब आपको ये फॉर्मूला पता होता है। अच्छा, ये कहाँ से पता होता है, ये आपने पढ़ा है कहाँ, 2 पोर्ट नेटवर्क में। वहाँ पे टी सेक्शन, सिमेट्रिकल नेटवर्क, असिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, उसमें टी सेक्शन, पाई सेक्शन, एल सेक्शन आपने सब पढ़ रखा है। तो वहाँ पे आपको जेड नॉट कैसे निकालना होता है, आपने ये फॉर्मूला वहाँ देखा है, तो ये वहाँ से आया है। तो आपने वैल्यू जब पुट की, Z1 की वैल्यू क्या है, R प्लस जे ओमेगा एल है, ठीक है। Z1 की वैल्यू क्या है, R प्लस जे ओमेगा एल, आपने पुट की, स्क्वायर किया इसको तो L स्क्वायर हो गया। Z1 Z2 ये आपका पूरा अंडर रूट में है, ठीक है, याद रखिएगा ये पूरा का पूरा आपका अंडर रूट में है, ये ऐसे पूरा। तो क्या होगा, Z1 क्या है, R प्लस जे ओमेगा एल है, Z2 क्या है 1/G प्लस जे ओमेगा सी एल है ना, देखोगा ध्यान से, तो यही है ना, ये आपका यहाँ पे Z2 इक्वल टू 1/G प्लस जे ओमेगा सी। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको डेरिवेशन समझने में आसानी हो और आप इसको अच्छे से करके आएँ, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक है। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो तो, एक मिनट आप ध्यान दीजिए तो, जस्ट वेट, ओके, मैं थोड़ा मिटा दूँ, उसको रफ कर दूँ, एक मिनट जाइए। तो यहाँ से आपने ये वैल्यूज पुट की। अब हुआ क्या कि जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो R प्लस जे ओमेगा एल ये आपका है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा फाइनली आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या मिला आपको, एक छोटे सेक्शन के लिए L टेंस टू 0, यानी कि आप पूरा इन्फाइनाइट लेंथ है, आपने एक छोटा सा लेंथ कट किया, तो आपने बोला कि L टेंस टू 0, यानी कि वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 नहीं हुआ है लेंथ आपका, तो L स्क्वायर क्या होगा, वो और छोटा होगा। सपोज अगर L की वैल्यू 0.1 है तो L स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0.01 हो जाएगी, यानी कि और छोटी वैल्यू हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो आप L स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हो। तो फाइनली क्या मिला आपको, Z नॉट इक्वल टू R प्लस जे ओमेगा एल और G प्लस जे ओमेगा सी। वेरी इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन है ये, आपको ये याद रखना है टिल कब तक, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए किसी गवर्नमेंट एग्जाम में, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है, इस पे बेस्ड फॉर्मूले क्वेश्चन बहुत कुछ आते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा, आप ये डेरिवेशन करिएगा। इनके आपको दिक्कत अगर आती है तो बताइएगा, मैं इसको फिर से आपको बता दूंगा। वैसे जो बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स सिंपल है, आपको फाइनली ये एक्सप्रेशन याद रखना है। पेपर में यूनिवर्सिटी में अगर आपको आता है तो आप ये गलत कर देना, Z नॉट इक्वल टू क्या होता है, R प्लस जे ओमेगा एल अपॉन G प्लस जे ओमेगा सी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है बढ़िया ढंग से। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है, प्रोपागेशन कांस्टेंट। प्रोपागेशन कांस्टेंट की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ प्रोपागेशन कांस्टेंट। अगेन वही सिमेट्रिकल टी नेटवर्क होता है आपका, उसका एक फॉर्मूला होता है प्रोपागेशन कांस्टेंट निकालने का, जो कि आपने पढ़ रखा है कहाँ, 2 पोर्ट नेटवर्क में, सिमेट्रिकल के अंदर टी नेटवर्क में, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगेन वही, अतः L लंबाई के लिए e की पावर गामा आपको ये दिया होता है 1 प्लस Z1/2/Z2 1 प्लस Z नॉट अपॉन Z2, ऐसे आप करते जाते हैं। तो ये आपका है फॉर्मूला। अतः L लंबाई के लिए आप L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये 1 प्लस Z1 की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो R प्लस जे ओमेगा एल और G प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। ये आपका Z1 आ गया। Z1 क्या है आपका, Z1 जो आपका है संट सीरीज वाला है ना, Z1 जो आपका है वो सीरीज वाला है, R प्लस जे ओमेगा एल इंटू लेंथ L से मल्टीप्लाई किया आपने, ये लिखा आपने, Z1 ये हो गया। Z2 आपका 1/Z2 क्या है, सिंपली क्या होगा आपका G प्लस जे ओमेगा सी होगा ना, इंटू L। अच्छा ये कैसे होगा भाई, Z2 आपको पता है कि 1 अपॉन में G प्लस जे ओमेगा सी इंटू L होगा। अब 1 अपॉन करेंगे तो क्या होगा, ये आपका ऊपर आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दिस वन। तो Z2 की वैल्यू यहाँ पे आपने लिख दी 1 अपॉन में, ये वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़े हम, तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं प्रॉपरली। समझ में आया ना आप लोग को, समझ में आया होगा, इनकेस नहीं आया तो बताइएगा। तो Z1 की वैल्यू, Z2 वैल्यू आपने यहाँ पुट की, अपॉन में 2 है तो ये 2 आपका आ गया।
नेक्स्ट आपका है जेड नॉट। जेड नॉट दिया है, जेड नॉट आपको पता है क्या होता है, आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी। अभी हमने निकाला ना, ये वैल्यू निकाली हमने, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब जेड टू क्या होता है, फिर से वही जी प्लस ओमेगा सी इंटू एल, ये वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, आपको एल इंटू एल, ये दोनों एल एल मल्टीप्लाई हुए तो एल स्क्वायर आ गया, आपका बाकी सेम रहा। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर सपोज दैट आप ये आपका फॉर्मूला है आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन में जी प्लस जे ओमेगा सी। अब बाहर आपका है जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू एल है, ठीक है। अब इस पार्ट को अगर आप अंदर लाओगे स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या लिखोगे आप, आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी मल्टीप्लाई विद जी प्लस जे ओमेगा सी का स्क्वायर, ये लिखोगे ना आप। तो आपका एक स्क्वायर कट होगा, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल और आपका एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में जी प्लस जे ओमेगा सी, आपका दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, वही वाला हाल है जैसे कि अगर 5√2 अगर आप लिखते हो तो ये क्या होगा 2 इंटू 25, इसके अंदर 25 का ही तो बाहर 5 निकला ना, तो वही कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए हर एक चीज़ समझाना जरूरी है इसलिए ताकि आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा तो आपको पेपर में करने में आसानी होगी। तो आपने ये निकाल लिया। अब क्या हुआ कि भाई e की पावर गामा, अगर देखा जाए तो e की पावर गामा एल को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, ये आपका मैथमेटिक्स 1 2 3 आपने पढ़ा होगा डिप्लोमा में, तो वहाँ पे आपको बताया था कि पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 ऐसे होता जाता है। तो एक्स यहाँ पे गामा एल है, एक्स की क्या है गामा एल है, तो 1 प्लस गामा एल गामा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 प्लस जैसे बढ़ता जाएगा। अगर l आपका टेंस टू जीरो है, मीन्स l अगर टेंस टू जीरो है तो एल स्क्वायर ऑब्वियस बात है उससे और छोटा होगा, एल क्यूब और छोटा हो जाएगा, एल की पावर 4 और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे आप, एल को क्या करेंगे आप निगलेक्ट कर देंगे। जब एल को आप निगलेक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, हाई पावर क्या कर सकते हैं हम नगण्य कर सकते हैं, तो आपको फाइनली ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको अल्टीमेट गोल क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा। अच्छा समीकरण एक इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ बोला है क्या, इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करने पे इक्वेशन 1 क्या है आपकी, ये इक्वेशन 1 है पूरी की पूरी, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है आपकी, इक्वेशन 2 आपकी ये रही। क्लियर है, अब कंपेयर कैसे करना है ये भी देख लीजिए आप थोड़ा सा। इसके इक्वल रख देंगे आप इसको, जब इसके इक्वल रखेंगे आप तो क्या होगा 1 प्लस गामा एल लेंथ आपकी है प्लस गामा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, तो 1 से 1 कट जाएगा। अब आपका गामा एल है जिसको आप जब कंपेयर करेंगे तो आपका एल से एल जाएगा, बचा क्या गामा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल एक ब्रैकेट में और दूसरे में जी प्लस जे ओमेगा सी ब्रैकेट में, ठीक है। क्लियर है, अब आपको इससे कंपेयर करना है तो इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से, ठीक है। अगर आपको कंपेयर करना है कि भाई हमने 1 से किया तो 1 कट गया हमारा, गामा एल से किया तो हमको गामा एल मिल गया था। अब गामा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 है और ये ऐसे है तो एल से एल आपका कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका, और गामा स्क्वायर इक्वल टू, अगर गामा स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल है और जी प्लस जे ओमेगा सी है तो गामा क्या आएगा अंडर रूट में आ जाएगा पूरा ये पार्ट, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ डेरिवेशंस नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है और करना है तो आपको आराम से हो जाएगा भाई, करने से होगा, ऐसे नहीं हो कि आपने बोल दिया और हो गया, ठीक है। चलिए तो ये आपका एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, वही यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एटेन्यूएशन नियतांक एंड फेज कांस्टेंट, यानी कि अब गामा इक्वल टू क्या होता है अल्फा जे बीटा। अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी वो भी हम निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वही अब गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। अब गामा की वैल्यू क्या निकाली आपने, आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी, कहाँ से, यहाँ पे आपने निकाला था पीछे, वो वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। अब दोनों साइड आप स्क्वायर लेंगे, जब दोनों साइड आप स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि जे स्क्वायर जो होता है आपका आई स्क्वायर वो माइनस हो जाता है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2j अल्फा बीटा, यहाँ पे वैल्यू अब क्या आ गई। अब क्या बोल रहा है कि अब दोनों साइड में देखिए आपका रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया है। रियल पार्ट कौन सा है आपका अल्फा और ये बीटा स्क्वायर है, इमेजिनरी कौन सा है जो जे के साथ है,
जे बोलिए चाहे आप आई बोलिए, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पर रखा होगा मिश्रित संख्याएं जहाँ पे आयोटा आई जो होता है, ठीक है, तो आई से बोलते हैं, आप जे बोल सकते हैं। तो आई वाले टर्म को, जे वाले टर्म को एक साथ करेंगे और आई और रियल वाले को अलग कर देंगे, तो ये आपका रियल है और ये आपका इमेजिनरी है, ठीक है। तो वही आपने कंपेयर किया रियल को रियल से, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी से कंपेयर किया, और इमेजिनरी वाले को टू अल्फा बीटा और ओमेगा एल जी और आर सी से किया आपने। फिर क्या किया आपने कि आपने इक्वेशन क्या हुआ, गामा इक्वल टू, गामा है आपका, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा है, तो मॉडुलस लेंगे तो मॉड करने पर क्या होता है आपका, आपको पता है कि अगर ए प्लस आई बी है तो मॉड लेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। आपने वैल्यू निकाली। अब इक्वेशन 6 और 4 को ऐड करने पर, आपने 6 को ऐड किया और 4 को, ये आपका 6 है, मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, चलिए आपका ये 6 है, ओके, और आपका ये 4 है, डन। जब इसको आप ऐड करोगे, 6 और 4 को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर, और आपका ये दोनों जो इक्वेशन से ये ऐड हो गया आपका ऐसे आ जाएंगी, क्लियर है। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है ना, ये एग्जाम मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप डेरिवेशन अगर आए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ये, लेकिन लास्ट में जो वैल्यू है ये सही लिखेगा आप, क्योंकि होता क्या है कि आप यहाँ सही करो कुछ भी करो, यहाँ अगर गलत हुआ है तो थोड़ा सा एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है। तो ये आप याद रखना अच्छे से भाई, कैसे करना है, मान लो अगर आप भूल गए, भाई टाइम बहुत मिलता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है, तो वहाँ पे आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो बारी बारी से, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप चीज़ों को अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आप बीटा के लिए करेंगे, क्या करेंगे आप कि इक्वेशन 6 और 4 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। पहले आपने भाई ऐड किया तो बीटा वाला गया, फिर आपने ऐड किया तो आपका अल्फा वाला, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका अल्फा वाला चला जाएगा, आपका बीटा बच जाएगा, तो बीटा वैल्यू भी आप ऐसे निकाल लोगे, तो ये आपकी बीटा वैल्यू निकल आती है। तो अल्फा बीटा वैल्यू आपने ऐसे निकाल ली, यानी एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट। अच्छा, एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट होता क्या है, मैं फिर से आपको बता दूं कि जो एटेन्यूएशन मतलब कि आपके जो करंट और वोल्टेज में जो कमी आ रही है, तो कमी कितनी आ रही है, वो कारण कौन है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, उससे आप निकालते हो कि आप अगर एम्पलीट्यूड कम क्यों हो रहा है, और फेज जब चेंज होता है तो उसको आप बीटा से निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ प्लॉट किया गया है आपके ओमेगा और अल्फा के बीच में, आपके ओमेगा और बीटा के बीच में। तो ये ग्राफ आप ओमेगा वैल्यू आप चेंज करेंगे तो आपका बीटा का वैल्यू चेंज होगा, उसके हिसाब से ये ग्राफ बनाया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी, ताकि आप इसको बना के अच्छे से नंबर गेन कर सकें, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है वेवलेंथ एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट, यानी कि वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि हम जानते हैं कि वी नो दैट एक वेवलेंथ की दूरी पर कुल फेज शिफ्ट 2 पाई होता है। अच्छा जी, जानते हैं सच में? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब हर चीज़ मैं बताऊंगा तो फ़ायदा क्या, कुछ आप बताइए ताकि लगे कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे पढ़ाने से आपको मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए, तो क्यों होता है ये पता करिए और कमेंट करिए, ठीक है। करेंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है। तो क्या हुआ यहाँ पे, लैम्डा इंटू बीटा इक्वल टू 2 पाई किया, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई बाई बीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। राजपूत जब कराऊंगा आपको ना, या जय गुप्ता कराऊंगा तो आपको दिखेगा कि हाँ सर आपने सही बोला था, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब। अतः तरंग के प्रोपागेशन वेव का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन क्या होगा, तो यहाँ पे v इक्वल टू एफ लैम्डा दिया है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा। ये कैसे आया, आप जानते हैं कि c इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, न्यू मतलब होता है आपका f ही होता है, ठीक है। c यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, न्यू बोलिए आप चाहे एफ बोलिए, दोनों सेम है। कुछ बुक्स में न्यू लिखा होता है, कुछ बुक्स में एफ लिखा होता है और लैम्डा। अच्छा, कभी ऐसे आपको दिक्कत हो कि हाँ सर ये कैसे आया, तो आप क्या करो, बस एक चीज़ क्या करो आप हमेशा, भाई इक्वल है तो ऑब्वियस बात है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये पक्का बराबर होने वाली है। अगर ये केजी है तो ये भी केजी होगा, अगर मीटर है तो ये भी मीटर होगा, तो पक्का बराबर होने वाली है। तो क्या करो आप, बस इनके मात्रक लिख लो। एफ का मात्रक क्या होता है, 1/t, यानी कि 1/सेकेंड होता है। हर्ट्ज भी होता है, ठीक है, लेकिन 1/सेकेंड आपने लिख लिया, ये भी तो होता है ना 1/सेकेंड भी। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, यानी कि तरंग की लंबाई। लंबाई क्या होती है, मीटर होती है। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1/सेकेंड इंटू मीटर, तो क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड आ गया, इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी तो है, तो इसलिए आपका वेलोसिटी आ गया। आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है, क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। होगा क्लियर, क्यों नहीं होगा, दोबारा दिखेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर होगा क्यों नहीं भाई, हम पढ़ा रहे तो होगा, होना ही चाहिए। तो ये आपका आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो फाइनली आपने क्या मिला, v इक्वल टू ओमेगा बीटा
और लैम्डा इक्वल टू 2π/β। देखिए जो बेसिक फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अगर मैं आगे बात करूँ तो ये फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस को आप डेरिवेशन के रूप में आप बोल सकते हैं। बाकी ये फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस पर एक आपका एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल क्या है आपका? सिंपली कि भाई एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसके प्राइमरी कांस्टेंट हैं, क्या है? आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 किलोहर्ट्ज़, तो आपको जेड नॉट उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या होगा, गामा क्या होगा, अल्फ़ा क्या होगा, बीटा क्या होगा। अल्फ़ा मतलब कितना वो अटेनुएट होगा, कितना उसका फेज चेंज होगा, या गामा प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होगा, या जेड नॉट क्या होगा। तो यही आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ आपको फॉर्मूले पता हैं, फॉर्मूले आप पुट करिए। जेड नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, गामा का फॉर्मूला क्या होता है, और वहाँ से आप अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं। सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और यहाँ पे जितने भी ये बने हैं ना, लेस देन नहीं, ये आपका एंगल है, ये सभी के सभी एंगल हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ ध्यान से, तो ये सभी एंगल हैं, सभी के सभी एंगल हैं, याद रखिएगा। तो अल्फ़ा कितना आ रहा है आपका, नेपर पर किलोमीटर आ रहा है, और ये आपका बीटा क्या आ रहा है, 0 रेडियन पर किलोमीटर आ रहा है। तो ये आपका सिंपली एक न्यूमेरिकल हो गया जिसको आपने लगाया अच्छे से। तो आज हमने क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं फटाफट कि भाई क्या समझा हमने। भैया ना, हाँ चलिए भाई देखना पड़ेगा क्या समझा हमने। तो हमने आज देखा कि अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन अगर है यानी कोई वायर अगर है, तो वो कैसे बिहेव कर रही है, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ना। ये नहीं कि हमने बस बिछा दिया, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है। भाई जब तक हम उसको अंदर से समझेंगे नहीं, तो उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मुझे अपनी कमियां नहीं पता हैं तो मैं उसको कैसे दूर करूँगा। अब नहीं दूर करना बात ही बात है। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट क्या होते हैं हमको मालूम चल गया है, जैसे मैंने आपसे वादा किया था वो आपको फील हुआ होगा। तो क्या होता है आपका, जेड नॉट होता है, अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। क्यों निकाला हमने इसको? क्योंकि भाई अगर ट्रांसमिशन लाइन को हमको एनालिसिस करना है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, तो ये वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, सभी के सभी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इनफाइनाइट लेंथ क्या होता है, वो आपने देखा। क्यों हमने लिया इनफाइनाइट लेंथ? क्योंकि हमको एनालिसिस करनी है, तो आइडियल केस लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि भैया कोई भी वेव रिफ्लेक्टेड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, आप वीडियो फिर से देखिएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा। और दूसरा आपका है क्या कि जेड नॉट इसका फिक्स रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका करंट और वोल्टेज आप कैसे निकालते हैं वो आपने देखा, कैसे वो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा था वो भी आपने देख लिया था, कुछ ऐसा था ना फिगर, याद होगा आपको। ठीक है, और नेक्स्ट आपका लास्ट में कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आप कैसे निकालते हैं, तो आपको पता ही है जेड नॉट इक्वल टू क्या होता है, अंडरवुड में आर प्लस जे ओमेगा एल और आपका जी प्लस जे ओमेगा सी होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट आपका प्रोग्रेशन कांस्टेंट गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू होता है क्या आपका, अंडरवुड में आर प्लस जे ओमेगा एल मल्टीप्लाई में जी प्लस जे ओमेगा सी। देखिए दोनों में क्या खूबी है, यहाँ पे आर बाई जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं आराम से। फेज कांस्टेंट क्या होता है आपको पता है, बीटा, और आपका अल्फ़ा, और आपका जो भी वेलोसिटी प्रोपगेशन जो था वो भी आपने देखा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होता है तो उसका कारण क्या है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। भाई डेरिवेशन कैसे हुआ, कैसे ये टर्म होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें थी, आपने क्या क्या सीखा। अच्छा एक चीज़ और अभी आपको याद दिलानी है कि आपने देखा था ना अभी कि एक लाइन ये थी, मैं लास्ट में आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ, बता दूँ कि भाई जो आपका IS का मान होता है, एक मिनट जस्ट वेट, ये जो IS का मान होता है ये G और C पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था भाई कि भाई जो आपका करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स जो होता है उसके, एक मिनट हल्का सा पेन चेंज कर लूँ, चलिए, करंट सोर्स जो होता है उसके पैरेलल में क्या होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है, सीरीज में नहीं लगा होता है। अच्छा क्यों नहीं लगा होता है, उसका कारण क्या है वो देख लीजिए। भाई सीरीज में अगर आप लगाओगे, सपोज आपका 5 एम्पीयर कोई करंट सोर्स है, ठीक है, 5 एम्पीयर करंट सोर्स है, सीरीज में क्या होता है आपका करंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ये 5 एम्पीयर आपका हमेशा 5 एम्पीयर ही रहेगा, ये तो कम होगा नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आपका पैरेलल में लगा है तो करंट जाएगा आपका, तो 5 से क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। मीन्स अगर कोई आपने बैटरी लगाई है टॉर्च वगैरह में, तो भाई कुछ दिन बाद वो बैटरी कम तो होगी ना, ये थोड़ी कि वो बैटरी आपकी मेंटेन रहेगी लाइफ टाइम, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आपका करंट सोर्स के पैरेलल में हमेशा क्या होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, सीरीज में नहीं होता है। उसी प्रकार वोल्टेज सोर्स में वही होता है कि वोल्टेज सोर्स जो आपका होता है उसके सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, कभी उसके पैरेलल में नहीं होता। आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज
सेम होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट से जो आप पढ़ते आते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में हर जगह आप पढ़ते हैं, वहाँ पे वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अगर दिक्कत आई है तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, मैंने पूरा ट्राई किया है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी और पॉइंट आपके बचे हुए हैं, अच्छा टॉपिक है सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे ही आप जानते हैं, अगर आप नए हैं या आप लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, पसंद आया हो तो, और पसंद तो आएगा ही चाहे कुछ भी हो जाए। शेयर करिए दोस्तों साथ, ताकि जितने लोग मिले तो हम और अच्छे से चीज़ों को आपको डिलीवर कर सकें, अच्छे से आपको चीज़ें बता सकें। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सकें। क्या होता है कि वीडियो डाली मैंने, आपको 2-4 दिन बाद मिल रही है तो लगता है कि अरे यार टीचर ठीक नहीं है क्या, ऐसा वैसा। ठीक है, आपका टेलीग्राम ग्रुप ये है, अगर आपको चैनल ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप है तो आप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए अगर पीडीएफ बोलेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हैं। और द लास्ट वन क्या है पास कि मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप अपने भाई बहनों, जो आपके छोटे भाई बच्चे लोग हैं, जो आपके होंगे भाई भतीजे होते हैं ना, घर पे पढ़ते उड़ते रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, उनको भेजिए भी क्लास में, पढ़ाऊँगा उनको। ठीक है, जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे उनको पढ़ाऊँगा। तो एकेडमियंस नाम है उसका, वहाँ पे 6 से लेके 12 तक की क्लासेस चलती हैं। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनटीएससी, आईआईटी जेईई, जितनी भी जो भी चीज़ें हैं वो मैं वहाँ पे कराता हूँ, और हमारी मिस भी कराती हैं साथ में। ठीक है, तो बताइए बच्चों को कि वहाँ पढ़ें, यहाँ पढ़ें। सो सब पढ़ें सब बढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।